हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लेटर। मैं हूं आयुष गोयल, आप सभी का दोस्त, लेकर के आ गया हूं आप सभी के लिए क्लास 12th की इकोनॉमिक्स। जी हाँ, क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर आपकी दो बुक हैं। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स फर्स्ट पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स और क्लास 12th की सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमी। पहले क्लास 12th के अंदर मैक्रो और माइक्रो एक साथ हुआ करती थी, जो दो इकोनॉमी की ब्रांच हैं। लेकिन अब जो है मैक्रो और माइक्रो को अलग अलग क्लासेस में बांट दिया। माइक्रो 11th क्लास में आपने पढ़ी, मैक्रो 12th क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, आज फर्स्ट डे है हमारा मैक्रो का। तो मैक्रो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका कंटेंट देखते हैं कि कंटेंट क्या है। कंटेंट मतलब कि हम क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे। जी हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। कोई भी काम हम करने जाते हैं तो होता है उसका इंट्रो, तो इंट्रो लेंगे मैक्रो का। फिर उसके बाद बेसिक कंसेप्ट यानी मैक्रो की ABCD। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर आपके नेशनल इनकम से रिलेटेड है। एक कंट्री की इनकम, इंडिया कितने पैसे कमाता है, ये हमारे दिमाग में सवाल आया क्या? तो ये भी निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाले जाएंगे कि इंडिया की कमाई कितनी है। तो नेक्स्ट हमारा होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मनी, बैंकिंग, कैसे बैंकिंग की क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बैंकिंग से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, तो वो देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। फिर उसके बाद शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। फिर उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो है, जो गवर्नमेंट बजट है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि जो हर साल बजट आता है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ये चैप्टर दिलाता है। तो यानी कि कुल मिलाकर के आपकी क्लास 12th के अंदर मैक्रो के अंदर कितने 12 ही चैप्टर है। देखिए क्या कोइंसिडेंस है। तो क्लास 12th के 12 ये चैप्टर फटाफट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन लेते हैं, किस चीज़ का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। जी ये लीजिए इंट्रोडक्शन आपका, शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन का है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मैक्रो से पूछते हैं कि मैक्रो है कौन, मैक्रो का क्या मतलब होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। तो ये रही हमारे सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि बुक जो मैं यूज़ कर रहा हूं समझाने के लिए वो कौन सी बुक है, वो बुक है TR जैन की क्लास 12th की बुक है, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है, जो मैक्रो वर्ड है उसका मतलब होता है मैक्रोज। ये एक ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब है होता है लार्ज। मैक्रो का मतलब हो गया लार्ज। और इकोनॉमिक्स तो आपको पता है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्लास 11th में पढ़ी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आर्थिक मुद्दों की स्टडी, मतलब कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो यानी कि अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन हुई। मैक्रो एक तो जो है मैक्रो और इकोनॉमिक्स, मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी करेगी, क्या स्टडी करेगी, इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। दो चीज़ें हैं, एक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एक है इकोनॉमिक इश्यूज। इन दो चीज़ों को स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। माइक्रो, देखो माइक्रो और मैक्रो दो ब्रांच के बारे में अब तक आपने जानकारी ली है। तो इकोनॉमिक्स की देखो दो ब्रांच है, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो। तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, हाँ जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में आपने पढ़ी,
और मैक्रो इकोनॉमिक्स अब क्लास 12 में पढ़ने जाएंगे। तो माइक्रो और मैक्रो के अंदर क्या फ़र्क है, तो ये भी हम डिटेल में अभी डिस्क्राइब करेंगे कि माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क है। लेकिन इनिशियली आपको पता है कि जब एक इंडिविजुअल पर्सन की, एक इंडिविजुअल फर्म की, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करी जाती है, तब वो क्या होता है, माइक्रो लेवल पर। लेकिन जब पूरी इकोनॉमी का मतलब क्या है, इकोनॉमी का मतलब जैसे इंडिया क्या है, एक अर्थव्यवस्था है, एक व्यवस्था मतलब एक इकोनॉमी। तो जब पूरे इकोनॉमी के लेवल की बात होगी तो इकोनॉमी एज ए होल, जब कभी भी मैक्रो वर्ड आएगा तब हम हमेशा बात करेंगे इकोनॉमी एज ए होल के लेवल की। ठीक है, क्लियर है। तो यानी डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स की बिल्कुल क्लियर है हमें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो स्टडी करती है, जो अध्ययन करती है इकोनॉमिक इश्यूज़ का, भाई जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, और साथ ही में किस लेवल पर, इकोनॉमी एज ए होल के लेवल पर। इकोनॉमी मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था के पूर्ण लेवल पर, जैसे इंडिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल इन इकोनॉमिक इश्यूज़ के एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के, क्या एग्जाम्पल होंगे, इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, आपसे ये पूछा गया। तो इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कौन सी है। एम्प्लॉयमेंट क्या एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है? जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट सबसे पहला एग्जाम्पल। अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा आर्थिक मुद्दा है। ठीक है, लोगों को रोज़गार देना, लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रेजिडेंट। फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ द आउटपुट, पूरी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए, ये पूरा कंसर्न हमारा है। फिर उसके बाद जो है महंगाई, राइज इन द प्राइसेस, महंगाई एक आर्थिक मुद्दा है। यानी इन सब चीज़ों का जो अध्ययन होगा एक इकोनॉमी के लेवल पर, तो वो क्या कहलाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। ये फिर से एक स्मॉल डेफिनेशन आपको दी गई इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए कंसर्न विद द इकोनॉमी एज ए होल, लार्ज सेगमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का। ठीक है, जो क्या इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, किस लेवल पर, इकोनॉमी एज ए होल के लेवल पर। क्लियर है। इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ़र्क समझ आया। इकोनॉमिक्स तो एक मेजर वाइडर टर्म है और मैक्रो इकोनॉमिक्स उसकी एक ब्रांच है, एक शाखा है, एक ब्रांच है जिसके अंदर जो है जो इकोनॉमी एज ए होल के लेवल के इश्यूज़ हैं उनको स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि हाउ, सेकंड पार्ट है हाउ द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो से कैसे अलग है। तो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस जानने के लिए आपको माइक्रो के बारे में पता होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो, देखो इकोनॉमिक्स है तो यानी क्या होगा, काम क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का या फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ का स्टडी होगा। डेफिनेटली काम तो यही होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में हो क्या रहा है। सेम चीज़ आपको समझ आए क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए पढ़ाई हो रही है। लेकिन माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है, लेवल का डिफरेंस क्या है, लेवल का डिफरेंस है। और जो लेवल का डिफरेंस है वो किस तरह से है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है लेवल स्मॉल होगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी के लेवल की बात होगी। ठीक है जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, लेवल स्मॉल होता है। स्मॉल लेवल पर किसके लेवल पर बात होती है, इंडिविजुअल की बात कर ली। ठीक है, और किसकी बात कर ली हमने, इंडिविजुअल की बात कर ली, इंडिविजुअल फर्म की बात कर ली, किसी एक इंडस्ट्री की बात कर ली। लेकिन मैक्रो लेवल पर पूरी इकोनॉमी की बात होगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। जैसे इसने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, उसका मीनिंग आपको पता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी हमने समझाया। तो देखो क्या डिफरेंस निकल के आते हैं दोनों में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पेज पर, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक स्टडी क्या कहती है, बेसिक सबसे पहला जो पॉइंट है डिफरेंस का है वो है बेसिक स्टडी, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कैसे होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कैसे होती है। ये रहा। ठीक है, ये दो पॉइंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर
जो स्टडी होती है वो होती है प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी की एंड चॉइस की एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड द लेवल ऑफ द हाउस होल्ड फर्म या इंडस्ट्री। लेकिन मैक्रो लेवल पर जो स्टडी होती है प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी की, देखो मैंने कहा था कि दोनों में सेम चीज़ें हैं लेकिन लेवल डिफरेंट है। लेवल इकोनॉमी एज ए होल है और लेवल यहाँ पर क्या है, स्मॉल लेवल पर। तो दोनों के लेवल में ही फ़र्क है और किसी चीज़ के अंदर फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो चलो अब जो है इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ो। इसने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कि कंज्यूमर कैसे अपने चॉइस को एक्सरसाइज करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, ताकि वो क्या कर सके, अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन, जी हाँ पर्सनल सेटिस्फेक्शन क्या कर सके, वो मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, नेशन के रिसोर्सेज को, अब रिसोर्सेज पूरे नेशन के होंगे तो पूरी इकोनॉमी के रिसोर्सेज को फॉर द प्रोडक्शन डिफेंस कंज्यूमर जैसे ये, तो ऐसे वेलफेयर के कामों के लिए यूज़ किया जाएगा ताकि जिससे जो उस देश के रहने वाले हैं उनका मैक्सिमम वेलफेयर हो सके। जी बिल्कुल समझ आया आपको बेसिक ऑफ द स्टडी क्या है दोनों की स्टडी का, कि किस तरह से दोनों स्टडी होती हैं, कि प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी दोनों में है, वो लेवल का फ़र्क है। ठीक है, बेसिस ऑफ स्टडी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होते हैं? इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं एक मेजरमेंट क्राइटेरिया जिससे इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है वो हम मेजर करते हैं। इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए होते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं। देखो कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस द इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई। तो यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कैसे क्या इकोनॉमिक वेरिएबल हैं, एक तो जो है कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर की सप्लाई। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या जो है वेरिएबल है इकोनॉमिक, वो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। मतलब कि सारी जो डिमांड है एक इकोनॉमी की और सारी सप्लाई है वो टोटली मिला करके। क्लियर है पॉइंट? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक वेरिएबल आपको समझ आने चाहिए कि इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होते हैं माइक्रो और मैक्रो के। तो चलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स का एक पॉइंट हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। क्या पॉइंट है ये? Macroeconomic variable are those economic variable which are studied at the level of economy as a whole। बिल्कुल देखो मैंने कहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के कौन से होंगे, जो इकोनॉमी एज ए होल के लेवल के होंगे। ठीक है, दीज वेरिएबल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अच्छा, जब अब अगर मैं पूछूं कि एग्जाम्पल बताओ कि मैक्रो इकोनॉमिक के लेवल पर क्या मेजरमेंट क्राइटेरिया होंगे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के, तो वो क्या क्या होंगे? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एजेंट का मतलब क्या होता है? जो भी इकोनॉमिक एजेंट रेफर्स टू द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी इकोनॉमिक एजेंट के अंदर दो चीज़ें आई हैं, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे वो क्या कहलाएंगे? इकोनॉमिक एजेंट। अरे बिल्कुल आसान डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक एजेंट कौन होंगे? जो इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। जो इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे वो इकोनॉमिक एजेंट होंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद चलो नेक्स्ट क्या आगे है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट कौन से होते हैं? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। लेकिन ये देखो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट कौन से होंगे? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। और दे
फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन। और इनका जो मेन मकसद होगा वो क्या होगा, अपने पर्सनल गेन को सेटिस्फाई करना। माइक्रो लेवल यही कहता है, पूरे चैप्टर में हर जगह यही बात आएगी कि माइक्रो लेवल पर जब बात होगी तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन, और जब मैक्रो लेवल पर बात होगी तो पूरे इकोनॉमी का सेटिस्फेक्शन, पूरे नेशन का सेटिस्फेक्शन, पूरे नेशन का वेलफेयर। ठीक है जी। अच्छा, तो इंडिविजुअल लेवल के इकोनॉमिक एजेंट कौन कौन हो गए? एक तो हो गया प्रोड्यूसर और एक हो गया कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की जो मैक्रो लेवल के हैं, मैक्रो लेवल के कौन से होंगे? अब देखो, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट इंक्लूड स्टेट और द स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी वर्ड देखो, स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, और स्टैट्यूटरी जहाँ आएगा तो वहाँ क्या मतलब होगा? लीगल बॉडीज़। जैसे आरबीआई एक लीगल बॉडी है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड एक लीगल बॉडी है जो किसको? शेयर की परचेज सेल को रेगुलेट करती है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक जो है लीगल बॉडी है। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये है इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट के एग्जाम्पल। दे फोकस, अब देखो इनका फोकस किस चीज़ पे होगा? इनका फोकस होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, वही बात आई। और माइक्रो लेवल पर जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट का, और मैक्रो लेवल पर होता है जो पूरी इकोनॉमी के लिए हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। देखो, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, गैदर, इकट्ठा। तो एग्रीगेशन मतलब एग्रीगेशन किस लेवल का होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या एग्रीगेशन होता है? क्वेश्चन पूछा गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन होता है क्या? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड होता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो थोड़ा माइक्रो के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। कैसे? अब एग्रीगेशन का मतलब समझो, ये देखो माइक्रो लिख लो, यहाँ लिख लो मैक्रो। ठीक है, अब देखो, अब मन में सवाल आएगा क्या एग्रीगेशन माइक्रो में भी होता है? तो माइक्रो में एग्रीगेशन कैसे होता है? मतलब एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा कैसे इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं? इकोनॉमिक वेरिएबल यानी कि कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक इंडस्ट्री की बात होती है, और एक इंडस्ट्री क्या होती है ये आज आपको क्लियर कर दूं। इंडस्ट्री का मतलब होता है जब कई सारी फर्म एक जैसा आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर फर्म्स का एग्रीगेशन हुआ कि नहीं हुआ? इनके डिमांड और इनके सप्लाई का एग्रीगेशन हुआ नहीं हुआ? हुआ ना? तो यानी कि एग्रीगेशन तो दोनों जगह है, माइक्रो में भी और मैक्रो में भी। तो यानी कि यहाँ पर एग्रीगेशन कैसे है वो समझ आ गया। मैक्रो में एग्रीगेशन कैसे? अब देखो मैक्रो में क्या है? इकोनॉमी एज ए होल है, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। तो पूरी इकोनॉमी में क्या कई सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं आएंगी? तो यहाँ पर भी एग्रीगेशन है कई सारी इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो अब एग्जांपल पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री। इक्विलिब्रियम जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं वो तो इक्विलिब्रियम। तो इन्होंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करती है इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री, इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ एन दी फर्म प्रोड्यूसिंग कम पर्टिकुलर कमोडिटी। तो इसने यही कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स भी तो स्टडी करती है इक्विलिब्रियम एक इंडस्ट्री का, और एक इंडस्ट्री कैसे बनती है? कई सारी सेम आउटपुट प्रोड्यूस करने वाली फर्म्स को मिला करके। तो एग्रीगेशन तो हुआ भाई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इक्विलिब्रियम of the economy as a whole as an aggregation of the economic unit of an economy। और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ती है? जो भी इकोनॉमिक यूनिट होती हैं एक इंडस्ट्री की, उनका सबको जोड़ करके तो ही तो मैक्रो की इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो चलो जी अब जो है इसी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है However,
लेकिन ये कह रहे हैं कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट व्यू टू द एग्जामिन स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी द मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज द लेवल ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चरल सेक्टर। और इन्होंने कहा, देखो इस पॉइंट का क्या मतलब है, इन्होंने ये कहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इंडिविजुअल लेवल पर बिना एग्रीगेट करे पढ़ती चीज़ों को स्टडी करती है। जैसे एक इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी वो स्टडी करती है। ऐसा नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एग्रीगेट स्टडी होती है, लेकिन इंडिविजुअल स्टडी भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन, अलग अलग तरह की धारणाएं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड होती हैं, कुछ अवधारणाओं पर बेस्ड इकोनॉमिक्स चलती है। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने देखा था कि प्राइस और क्वांटिटी ये दो ही चीज़ वेरिएबल हैं, बाकी सब चीज़ें जो हैं कांस्टेंट होती हैं, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये क्या हुई, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की अजम्पशन है कि नहीं अजम्पशन? बिल्कुल है। तो अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव some different set of assumptions. Certain variables are assumed to be constant in microeconomics, whereas they are assumed to be changing in macro. इसने कहा कि हो सकता है कि कुछ ऐसे assumptions हो जो माइक्रो के अंदर क्या हो, वेरिएबल हो, लेकिन मैक्रो के अंदर वो क्या हो, वो स्थिर हो, यानी कि कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों की अजम्पशन सेम होंगी, दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं। ऐसे ही माइक्रो और मैक्रो की भी जो धारणा है, अवधारणा है, विचार है, वो अलग हो सकती हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन के थ्रू हम जो है एग्जाम्पल, जैसे सवाल पूछा जा सकता है आपसे पेपर में कि इसका एक एग्जाम्पल दो कि कैसे माइक्रो और मैक्रो की जो अजम्पशन है वो अलग होती हैं। तो इन्होंने दिया कि टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट व्हाइल दीज इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने कहा कि माइक्रो के अंदर हम जो है एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन मैक्रो के अंदर यही जो है एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल माना जाता है, चेंजिंग फ्लक्चुएटिंग माना जाता है। ठीक है, तो दोनों की अवधारणा अलग अलग हुई। फिर उसके बाद सेंट्रल इशू 6 पॉइंट, देखो 6 पॉइंट कर लिया हमने, 6 पॉइंट में रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहला पॉइंट को बेसिस ऑफ अजम्पशन, तो बेसिस ऑफ स्टडी। बेसिस ऑफ स्टडी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पर, इंडस्ट्री के लेवल पर, हाउस होल्ड के लेवल पर स्टडी करती है, जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है किस लेवल पर स्टडी करती है, वो इकोनॉमी एज ए होल के लेवल पर स्टडी करती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल कौन कौन से थे, प्रोड्यूसर सप्लाई और कंज्यूमर डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, थर्ड पॉइंट इकोनॉमिक वेरिएबल के बाद हमारा था इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक एजेंट हमारे कौन कौन से थे, हमारे इकोनॉमिक एजेंट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल थे। इंडिविजुअल थे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इंस्टीट्यूशनल के एग्जांपल हमने दिए थे आपको, जैसे RBI, ठीक है, IRDAI, तो ये सारी एग्जांपल दिए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या, मैक्रो में ज़्यादा और माइक्रो में कम होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट जल्दी बताओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था सेट ऑफ अजम्पशंस, डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। माइक्रो और मैक्रो की जो अजम्पशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, कि जो चीज़ यहाँ कांस्टेंट मानी वो यहाँ वेरिएबल हो सकती है, और यहाँ वेरिएबल है वो यहाँ कांस्टेंट हो सकती है। ठीक है, अब 6 पॉइंट पर आ गए। 6 पॉइंट कहता है कि सेंट्रल इशू, जो सेंट्रल इशू मतलब पूर्णतः जिस इशू के अराउंड घूमती रहती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो माइक्रो का और मैक्रो का क्या है, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही सेंट्रल इशू क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ द आउटपुट, कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा जाए ये बता करना, ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू है। कि बीच का मुद्दा एकदम पूरा कंसर्न जिस पे होता है, जिसके बारे में हम हर वक्त सोचते रहते हैं, कि जो बॉयफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड के खर्चे होते हैं, कि एक सेंट्रल इशू है
मतलब उसका केयर करना वो एक सेंट्रल इशू है उसके लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू क्या है, रिसोर्स की एलोकेशन, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल इशू है वो है लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। सातवां मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की है वो कौन कौन सी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पर चलती है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो चलती है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पर। ठीक है, शायद ये आपको पता हो कि क्या होते हैं, लेकिन नहीं पता तो अभी हम बता रहे हैं कि नोट करो। ये एक गर्मा गर्म क्वेश्चन, देखो कि क्या क्या होते हैं ये, डिफरेंस क्या है पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम के लिए। देखो इनके जो नाम हैं वही हमें जो है सजेस्ट करेंगे कि इनका मतलब भी क्या होता है। जनरल का मतलब कि जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड कर लिया। पार्शियल का मतलब कुछ लिमिटेड काम है, और लिमिटेड काम कहाँ होता है हमेशा, थोड़ी चीज़ें थोड़े लेवल पर कहाँ होती है हमेशा, माइक्रो में। और जनरली काम कहाँ पर होता है, वो होता है हमेशा मैक्रो में। यानी कि मैक्रो में क्या होगा, जनरल प्राइस इक्विलिब्रियम, माइक्रो में क्या होगा, पार्शियल प्राइस इक्विलिब्रियम। सिंपल, कुछ रटना नहीं। ठीक है, तो अब देखो पढ़ो, इसका मतलब क्या है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी मार्केट का जहाँ पर अजम्पशन है कि दूसरी मार्केट के अंदर कोई चेंज नहीं है। क्लियर। सेकंड क्या है, सेकंड है पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब कि रेफर्स टू दी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम जब ऑल मार्केट इन द इकोनॉमी, सारी जो इकोनॉमी के अंदर मार्केट है। पार्शियल इक्विलिब्रियम इज द मेथड ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम रेफर टू साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट इन ए इकोनॉमी। जो भी सारी मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, वो जनरल इक्विलिब्रियम है। फिर उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम इज द मेथड ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल इक्विलिब्रियम जो है किसका मेथड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्लियर, इक्विलिब्रियम समझ आए। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 8वां पॉइंट, और ये आखिरी पॉइंट है, माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है, ये मीनिंग आपको दिख रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोध, कि माइक्रो और मैक्रो का एक दूसरे के हो सकता है। अब दो इंसानों के विचार नहीं मिलते तो विरोध भी हो जाता है, तो कई बातों पर किसी के लिए वो बात ठीक होगी, किसी के लिए वो बात गलत होगी। ऐसे ही जो चीज़ माइक्रोलॉजिकल मानेगा उसे मैक्रोलॉजिकल नहीं मानेगा। कैसे, इलस्ट्रेशन देखो, इफ़ एन इंडिविजुअल सेव मोर मनी ही एड्स टू द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। ये एक वाक्य है, ये किसका वाक्य है, ये है माइक्रो। माइक्रो कहती है कि अगर एक इंडिविजुअल पैसे बचाएगा तो वो अपनी धन संपदा फ्यूचर के लिए बढ़ा रहा है। जबकि मैक्रो क्या कहती है, इसी पर मैक्रो क्या कहती है, मैक्रो कहती है इफ़ एन इंडिविजुअल पीपल इन इकोनॉमी सेव मोर, तो डिमांड जो होगी चीज़ों की वो गिर जाएगी, इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी, प्रोडक्शन गिर जाएगा, उससे इकोनॉमी भी गिर जाएगी, इकोनॉमी फॉल करेगी। तो यानी कि मैक्रो ये कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करो और कम से कम सेविंग करो। दोनों के थॉट अलग हैं, यानी पैराडॉक्स इसीलिए हमने कहा कि वो कुछ कहती है और वो कुछ कहती है, दोनों के विचारों में मतभेद है। ठीक है, हॉट्स देखो, गरम क्वेश्चन, इज सेविंग वर्च्यू और ए वाइस। यानी कि सेविंग वर्च्यू है, गुण है, या फिर वाइस है, एक बुराई है। तो सेविंग देखो पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क है, किसी के लिए वर्च्यू है, किसी के लिए वाइस है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल सेविंग वर्च्यू है, लेकिन अगर जो है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वो वाइस है। ही कैन डिपॉजिट मनी बैंक में, इनकम कमा सकता है उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो है हम उसे खर्चा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी फॉल होगी, डिमांड क्रिएट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट गिरेगी, और उससे जो है हमारी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, देखो चीज़ों का मतलब समझ लोगे तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। स्कोप का मतलब और सिग्निफिकेंस का मतलब, स्कोप का क्या मतलब होता है, स्कोप का मतलब दायरा, दायरे का मतलब क्या होता है कि लिमिट, कहाँ तक जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स चीज़ों को कवर करेगा, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्ता, इम्पोर्टेंस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया, कौन कौन से एरिया को मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करता है, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। एक बढ़िया सी बात है आपके लिए कि स्कोप तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे देखो मैंने आपको इंडेक्स दिखाया, अब देखो वही इंडेक्स मैं आपको फिर से दिखाऊंगा।
स्कोप के अंदर क्या है, पहला ये आपको दिख रहा है सेकंड चैप्टर, द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट, ये थर्ड फोर्थ चैप्टर है आपका। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द थ्योरी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, केन्शियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट एक्सप्लेन द कॉज, ये भी आपके चैप्टर के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ मनी क्या है, थ्योरी ऑफ मनी आपका चैप्टर है पूरा। फिर उसके बाद जनरल प्राइस, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इसके ऊपर चैप्टर है आपका। फिर उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट के ऊपर आपका चैप्टर है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दी एक्सचेंज एंड रिलेटेड टर्म्स, एक्सचेंज और रिलेटेड टर्म्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आपके 11th और 12th चैप्टर्स हैं। तो बस ये स्कोप तो आपका ख़त्म हो गया ऐसे ही, ठीक है। ब्रीफली, एज स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है ऑन सच अ इशू एक्सप्लेन्ड हाउ एन इकोनॉमी फंक्शन एंड हाउ इट कैन बी मैनेज्ड सो द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमम। तो यानी कि ये कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर कंसर्न वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो दो ही चीज़ों पर फोकस करती है कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन करे, पूरी इकोनॉमी, और मैक्सिमम वेलफेयर करा जा सके उसमें रहने वाले लोगों का। अब देखो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या, देखो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस। क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर ए डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था का जायज़ा, पूरी अर्थव्यवस्था की नॉलेज जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो पूरी इकोनॉमी को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि उसे एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम आता होगा, उसे अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करनी आती होगी, उसे गवर्नमेंट बजट समझ आते होंगे कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ को जाएगा। यही तो चीज़ है, कहाँ से पैसा आएगा कहाँ को जाएगा, यही तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा मैक्रो लेवल पर, पूरे इंडिया के लेवल पर। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, रोड मैप ऑफ द ग्रोथ और डेवलपमेंट का रोड मैप। फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स द रोड मैप। देखो डेवलपमेंट किस चीज़ से होती है, डेवलपमेंट होती है प्रोडक्शन से। एक कोई भी देश जितना प्रोडक्शन करेगा उतने ज़्यादा पैसे कमाएगा, उतनी ज़्यादा मनी अर्जित करेगा, जितनी मनी आएगी उससे उतना ज़्यादा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, फिर उससे क्या होगी, ग्रोथ बढ़ेगी। तो यानी ये रोड मैप कि जाना कहाँ है, ये रास्ता किसने दिखाया हमें, ये रास्ता हमें दिखाया मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो देख सकते हो आप कितनी इंपॉर्टेंस है जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पूरा इंडिया आज अगर स्टेबल है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बदौलत है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कौन दिलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जिसको ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, जो बड़े बड़े नाम देख लो, निर्मला सीतारमण, मनमोहन सिंह, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन सब लोगों को क्या, उन सब लोगों ने भी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो खुद एक चैप्टर है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी कैसे दूर करी जाए, पोल्यूशन कैसे हटाया जाए। जब ग्रोथ होगी, पैसा आएगा, इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी अपने आप दूर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। फिर उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन, देखो जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो बनाती रहती हैं पॉलिसियाँ। कैसे बनाती हैं वो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज के थ्रू। पूरे देश के अंदर डिमांड क्या है, हालात क्या हैं, वो सारी चीज़ों को समझ करके ही वो पॉलिसियाँ बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका ये जो है क्या है, नेक्स्ट इसके अंदर है, नेक्स्ट आपका इसके अंदर लास्ट आ गया, बस चैप्टर ख़त्म हो गया। लास्ट है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमी, के चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, वो कैसे पॉसिबल होता है उनको टैकल करना, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू पॉसिबल होता है, ठीक है जी। इन शॉर्ट, अंततः हम ये कह सकते हैं कि द नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल एंड मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है ये समझना है अगर, तो प्यारे क्या पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों की स्टडी के लिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये आपका पावर बूस्टर आ गया, पावर रिवीजन आ गई, ये इसके थ्रू आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर तो यहीं पर ख़त्म हो गया, इसके क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन के अंदर जो मैं बताना चाह रहा था आपको, देखो ये रहा क्वेश्चन एक,
क्या क्वेश्चन है ये कि what is true at micro level may paradox at the macro level explain with example। तो यानी कि मेरे कहने का यही मतलब है कि जिस तरह से मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, अगर इस तरह से डीपली चैप्टर को समझ लोगे तो एक एक क्वेश्चन तुम बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ये गारंटी मैं देता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन एक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है जो चैप्टर के कंटेंट में नहीं आया। डिस्क्राइब द डिप्रेशन ऑफ 1929, ये हिंट दे रखी है इसकी 1929 के डिप्रेशन के बारे में। 3% तक रह गई थी, 25% तक ये हुआ था। इस डिप्रेशन से भी बड़ा डिप्रेशन आज की डेट में चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से। आज जो इकोनॉमी की हालत है वो तो कई 100 सालों तक नहीं हुई थी ऐसी हालत। तो चलो वो एक अलग कंसर्न है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो जो है आपका यहीं पे ख़त्म होगा, बस यहीं पे ख़त्म हुआ ये चैप्टर। अगला चैप्टर फिर लेकर के आएंगे एक नया चैप्टर आप सबके साथ। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मोर अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।